हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का CSR नेट का एग्ज़ाम आ चुका है, तो आप सब यही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अब कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या आप करें एग्ज़ाम वाले दिन कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। तो आज इसी के रिगार्डिंग मेरी वीडियो है कि आप कैसे नेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कंसिडर करना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि आपने अभी गेट का एग्ज़ाम दिया है फ़िलहाल में, तो जिन बच्चों ने गेट का एग्ज़ाम दिया है मैं उनको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी गलतियों का एनालिसिस करें कि आपने क्या गलती गेट के एग्ज़ाम में की है, और उन गलतियों को एनालिसिस करने से क्या होगा, आपकी वो सेम मिस्टेक इस एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होगी। हाँ, पर आप ये ना सोचें कि आप गलती देखने से आपको प्रेशर आ जाएगा या आपको टेंशन हो जाएगी कि आपके इतने सवाल गलत हुए। तो इस पे देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका सच्चाई से भागने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपके 5 गलत हैं तो 5 गलत ही रहेंगे, चाहे वो अभी देखें चाहे आप बाद में देखें। और अगर आपके 5 ठीक हैं तो अभी भी ठीक ही रहेंगे, चाहे आप अभी देखें या बाद में देखें। पर हाँ, एक घाटा आपको ज़रूर होगा कि अगर आप अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे तो आप उनको ठीक भी नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप अपनी गलती एनालिसिस कर लें, और आप भले ही नंबर काउंट नहीं करना चाहते पर इतना तो देख लें कि कहाँ आपका गलत है या कौन से टॉपिक आपके वीक हैं जिनको आपको स्ट्रांग रखना है आने वाले CSR नेट के एग्ज़ाम के लिए। सेकंड, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी आप गलती एनालिसिस करें तो प्लीज़ आप इस बात से ना डरें कि आपको प्रेशर आ जाएगा या एनजाइटी आ जाएगी, या गलती एनालिसिस करने के बाद भी आप इस चीज़ को लेके ना बैठे कि आपका ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि सब बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है, और 95% बच्चों के साथ यही हुआ है कि उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, MSQ बहुत गलत हो गए, NET गलत हो गए। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पर हाँ, गलत बात ये है अगर आप अपनी गलती एनालिसिस भी नहीं करेंगे तो, क्योंकि इससे होगा क्या, आप वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पे आप गेट के एग्ज़ाम में थे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखें। और अब चलते हैं पेपर अटैम्प्ट की तरफ कि आपको एग्ज़ाम के दिन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसे फॉलो कीजिए, पर अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है तब जाके आप मेरी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पार्ट C से स्टार्ट करना है एग्ज़ाम, यानी आपको केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन पहले देखने हैं। देन आप पार्ट B में आएंगे जिसमें केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होते हैं। देन आप पार्ट A में आएंगे जिसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड के। तो आपको ऐसे ही चलना है, यानी पहले पार्ट C करना है, फिर पार्ट B करना है, देन पार्ट A करना है। तो सबसे लास्ट में आपको पार्ट A करना है। अब फोर्थ पॉइंट जो नेट के एग्ज़ाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, नेट का एग्ज़ाम टोटली टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको 3 घंटे में 120 क्वेश्चन पढ़ने और फिर उनसे चूज़ भी करना है कि आप कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन कर पाएँ। मैं आपको कहूँगा यहाँ पे आपको टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है। देखिए, गेट के पेपर में हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगा हो या आप टाइम मैनेज कर पाए हो, क्योंकि 65 क्वेश्चन थे 3 घंटे में, पर यहाँ पे 120 क्वेश्चन है और लगभग आप डबल ही मान लीजिए, जिन्हें आपको पढ़ने भी है और डिसाइड भी करना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है। और अब टाइम कैसे मैनेज होगा उसके लिए मैं अगर बात करना चाहूँ तो आपको पहले ही एक पर्टिकुलर स्लॉट बना लेना है पर्टिकुलर पार्ट के लिए। जैसे पार्ट C में मैं आपको कहूँगा आपको 1 आवर 30 मिनट्स देने, और इससे ज़्यादा अगर आपको देना है तो 15 मिनट्स आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं बस, और वो भी सिर्फ अपने सॉल्यूशन रिवाइज करने के लिए। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको पार्ट C 1 आवर 30 मिनट में करना ही है, या इतने में अगर आप कर लेते हैं तो ये एक एवरेज टाइम है, बहुत अच्छा। सेकंड, पार्ट B की मैं आपको बात करूं तो पार्ट B में आप 45 मिनट्स का एक स्लॉट रख लीजिए कि 45 मिनट्स में आप पार्ट B को करेंगे, और अगर आपको टाइम बढ़ाना भी पड़ जाए तो आप 15 मिनट्स बढ़ा सकते हैं रिवीजन के लिए। एंड लास्ट में एप्टीट्यूड की बात करूं तो अगर आप एप्टीट्यूड में हाफ एन आवर दे पाते हैं तो बहुत अच्छा, और बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, और इससे कम भी अगर आप देते हैं और 5 to 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत सही है, मुझे लगता है GRF के लिए। तो ये एक टाइम का आपको पहले से ही सोच के चलना है कि आपका टाइम पहले से ही डिवाइड होना चाहिए कि आपको इतना ही टाइम इतना देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पार्ट C में ही खो जाते हैं और 2 घंटे अपने वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद बड़ी में आप इतना घबरा जाते हैं कि आप पार्ट B को भी सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते और पार्ट A तक तो पहुंच ही नहीं पाते।
फिफ्थ पॉइंट है टाइम के रिगार्डिंग ही। मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने एग्जाम में 15 to 20 मिनट्स रिवीजन के लिए जरूर रखा करें। मतलब आपने जो भी सॉल्यूशन निकाले उनको जरूर देखें दोबारा कि आपने सही टिक किया है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके 5 to 10 मार्क्स इसलिए भी कम हो जाते हैं कि आपने गलत ऑप्शन में क्लिक कर दिया होता है या आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा होता। सही से का इन द सेंस मतलब कभी करेक्ट पूछा होता है आप इनकरेक्ट लिख देते हैं, या इनकरेक्ट पूछा होता है आप करेक्ट लिख देते हैं। मैं आपको कहूँगा आपको रिवाइज जरूर करना है, और नेट के पेपर में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन होता है, तो 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स 4 भी हैं यहाँ पे। तो अगर वो क्वेश्चन आपका गलती से रह जाता है या आप गलत कर देते हैं तो आप सोचिए आपको कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 6 पॉइंट, अब मैं बात करूंगा आपसे पार्ट वाइज कि आपको पार्ट वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो पार्ट सी की बात करूंगा। तो देखिए पार्ट सी में आपको क्या करना है, आपको शुरू के हाफ एन आवर में 60 के 60 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उसी समय आपको टिक भी कर लेना है, और कौन से क्वेश्चन आप करना चाहेंगे उन पे आपको मार्क फॉर रिव्यू भी कर लेना है। यानी आधे घंटे में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन है जिन्हें आप अप्रोच करने वाले हैं। हो सकता है कि आप उस समय अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 से ज़्यादा सेलेक्ट कर ले, पर हाँ आफ्टर 1.5 आवर आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से 25 क्वेश्चन है जो आपको रखने हैं अपने सॉल्यूशन के लिए, या आपको 22 भी अगर आप करते हैं या 20 भी करते हैं, जो भी मतलब आपको आता है उतना आपको डिसाइड कर लेना है जब आप पार्ट सी ख़त्म करते हैं। तो यानी पहले आधे घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन देख लेने और जो उस समय आ रहे हैं उसी समय टिक कर देने, और जो आपको करना है उनको मार्क फॉर रिव्यू लगा लेना है। एंड देन नेक्स्ट 1 आवर में आपको उन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है जो आपने टारगेट किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपको 15 to 20 मिनट्स में रीडिंग करनी है सारे क्वेश्चनों की। और देखिए पार्ट बी में कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है 20 मिनट्स अगर आप और दे देंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे जिन्हें आपने रीड किया है या टारगेट किया हुआ है। तो इसीलिए पार्ट बी में आपका जो टाइम है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बचता है और बहुत जल्दी पार्ट बी सॉल्व हो जाता है अगर आप स्मार्टली काम करें तो। 45 मिनट्स मैक्सिमम आपको पार्ट बी में देने हो और इतने इनफ होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा रिवीजन के साथ। तो पार्ट बी में आप यही करेंगे, सेम स्ट्रेटेजी, पहले रीड करेंगे एंड देन इन्हें सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में अगर देखिए आप आधा घंटा दे देते हैं तो बहुत अच्छा, पर अगर आप नहीं भी दे पाते तो 20 मिनट्स या 15 मिनट्स रखिए पार्ट ए के लिए, और ये कोशिश करिए कि आप उसमें शुरू से ही सॉल्व करने लग जाएं। मतलब उसमें आपको रीडिंग की जरूरत नहीं है, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कीजिए, जो नहीं सॉल्व हो रहा है उसे मत सॉल्व कीजिए। तो आप सीधा पार्ट ए में मतलब पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने में लग जाएं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है और साथ में वहाँ पे टाइम भी कम होता है। तो इसलिए अगर आप रीडिंग पे ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो वापस टारगेट क्वेश्चन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा पार्ट ए को आप पहले साथ साथ ही सॉल्व करें, वहाँ पे आपको रीडिंग की जरूरत नहीं है। रीड उसी समय करें और उसी समय लीव कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता, और अगर आता है तो उसी समय आप कर भी सकते हैं। पर हाँ ये कोशिश करें कि जो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो उसको बाद में करें, या उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल के उनको देखने की कोशिश करें जो कम कैलकुलेशन वाले या जो इजीली सॉल्व हो रहे हैं। पॉइंट है, आप पूछते हैं कितना टारगेट रखना चाहिए जीआरएफ के लिए। तो देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप 120 प्लस को मान के चले अपना टारगेट, और उसके लिए आपको पार्ट ए में कम से कम 17 to 80 क्वेश्चन को टारगेट करना है जो आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, या नेगेटिव मार्किंग के भी बाद 17-18 हो जाए। और पार्ट बी में अगर मैं बात करूँ तो 20 to 25 को आप टारगेट कर सकते हैं। एंड पार्ट ए में आप अगर बिल्कुल वीक है तो 5 to 7, और अच्छे हैं तो 7 to 10 ले आते हैं तो 120 से भी ऊपर चले जाएगा जो मुझे लगता है। तो इतना आप देख सकते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आसानी से इतना चूज भी किया जा सकता है अगर आप स्मार्टली काम करें तो। पॉइंट है, अब मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए टारगेटेड जो मैंने आपको बताया वो एक एवरेज मार्क्स है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर भी किस लेवल का है, तो आपको साथ में ये भी एनालिसिस कर लेना है कि आपका पेपर किस लेवल का है। अब आप बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि 120 ही लाने, बाकी आपको कैसे पेपर के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी किस पैटर्न में आपको कितने मार्क्स की कट ऑफ दिखती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उससे भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लास्ट कुछ प्रो टिप्स की बात मैं कर लूँ, जैसे मैंने गेट में भी आपको बताया था, और गेट में जैसे कि आपने देखा भी होगा वो टिप काप भी आई थी। जैसे एनईटी में एक में 5 आंसर भी था, अगर किसी को नहीं आता था और उसने 5 लिखा होगा तो उसका सही होगा। साथ में मैंने कहा था एमएसक्यू में आप जो भी आपको नया सा लगे, नया मतलब जो भी आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप उसको राइट करते हैं तो कहीं एमएसक्यू में चॉइसेस में आपने देखा होगा वो ऑप्शन सही निकले, जो जैसे कई रटने वाले क्वेश्चन थे उनके केस में मैं बोल सकता हूँ। अब यही टिप्स मैं अगर आपको नेट के लिए बताना चाहूँ
तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी क्वेश्चन की चॉइसेस में 0 देख लें तो आप उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से रीड करें और आंसर भी लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि 90% केस में आंसर 0 हो सकता है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। और सेकंड, नेट में आप देखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट के, मतलब इनकरेक्ट पूछा होता है या करेक्ट पूछा होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आप कहीं करेक्ट को इनकरेक्ट ना कर दें और इनकरेक्ट को करेक्ट ना कर दें। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। थर्ड टिप है मेरी आपसे ये कि अगर आपको रिस्क लेने का मन करे या तुक्के मारने का मन करे तो आप पार्ट सी में मारें, 2-3 क्वेश्चन में, वो भी ज़्यादा नहीं। पर हाँ, पार्ट बी में कम मारे, क्योंकि पार्ट बी में रटने वाला ज़्यादा पूछते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पार्ट बी में वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए आप पार्ट बी में रिस्क ना लें और पार्ट सी में आप रिस्क ले सकते हैं, पर ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा कर लिया है, तो जैसे 17-18 आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो हाँ आप 2-3 क्वेश्चन को रिस्क ले सकते हैं। और फोर्थ चीज़ है इसी के रिगार्डिंग कि अगर आपको रिस्क लेना भी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में ना लें, क्योंकि जनरली वहाँ पे ऑप्शन में चीज़ें गलत हो जाती हैं और मल्टीपल स्टेप में यही प्रॉब्लम आती है। और साथ में रटने वाले क्वेश्चन में भी रिस्क ना लें, क्योंकि नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो रटने वाले आते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा बनाने होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेते हैं जिसका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं है और रटने वाला क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको रिस्क लेना है तो ऐसे क्वेश्चन में लें जहाँ पे आप थोड़े फैमिलियर भी हैं और थोड़े ये इन टॉपिक से अलग हैं, या आपका बिल्कुल दिल कह रहा है कि यही ठीक है, तो तब आप 2-3 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, वो भी पार्ट सी में। लास्ट पॉइंट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम में पढ़ते बहुत लोग हैं, पर क्वालिफाई होने से कुछ लोग रह जाते हैं या कुछ का हो जाता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो यही कि आपने एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट किया है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है तो प्लीज़ आप उस स्ट्रेटेजी को लगाएं एग्ज़ाम में, और नहीं है तो इसे फॉलो कीजिए, या कुछ तो सोच के चलिए एग्ज़ाम देते, या कुछ तो सोच के चलिए एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक माना जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपने पढ़ा तो बहुत होता है पर आपके पास आइडिया नहीं होता कि आपको वहाँ पे क्या अपनाना है, क्या नहीं करना है, या क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा है गेट में कई बच्चों ने ये गलती कर दी है, और इनफैक्ट स्ट्रेटेजी होने के बावजूद भी वो वहाँ पे लगाना भूल गए। तो ये गलती आप नेट के एग्ज़ाम में प्लीज़ मत करना, और पहले से ही थोड़ा सा डिसाइड करके चलना कि हाँ आपको इतना करना है या ऐसे करना है। बाकी आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।